हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर डिले। हमने कल सेल देख लिया था, सेल का स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम सेल डिवीज़न देखेंगे। सेल डिवीज़न बेसिकली तीन प्रकार का होता है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसमें असूत्री विभाजन मतलब कि कोई भी सेल जब दो या दो से ज्यादा भागों में टूट जाए और नई सेल बना ले, नॉर्मली उसमें किसी भी तरीके का जैसे कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता। जैसे हम देखेंगे समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र आधे हो डिवाइड होकर के द्विगुणित हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में हम देखेंगे गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो असूत्री विभाजन है वो एक अनियमित प्रकार का विभाजन होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। वहीं जब हम समसूत्री विभाजन देखेंगे तो समसूत्री विभाजन जो है उसमें सेल जब डिवाइड होती है तो गुणसूत्र आधे आधे दोनों सेल में जाएंगे, जिनका द्विगुणन होकर वो एक पूर्ण सेल बनाएगा। और ये जो पाया जाता है वो हमारी कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे हमारी स्किन या किसी भी ऑर्गन के हम सेल्स ले लें वो। वहीं हम अर्धसूत्री विभाजन देखें तो अर्धसूत्री विभाजन जो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसे न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं हम। न्यूनकारी क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जा रही है। ये मेनली हमारी जो जनन कोशिकाएं हैं उनमें पाया जाता है, ताकि जब मेल सेल और फीमेल सेल मिल जाए तो उससे द्विगुणित जो गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण हो जाती है और एक नए जीव के निर्माण होता है जो जायगोट से बनता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, हमारा विभाजन की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले तो विभाजन विभाजन हमने टाइप मैंने बता दिया आपको, तीन टाइप का होता है। इसकी खोज विर्चो महोदय ने की थी। कोशिका विभाजन किसी भी कोशिका, डेफिनेशन के रूप में यदि हम देखें तो किसी भी कोशिका का दो या दो से अधिक सूक्ष्म कोशिकाओं में विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाना कोशिका विभाजन कहलाता है। हम मेनली चूंकि असूत्री विभाजन जो है आदिम जीवाणुओं में पाया जाता है, क्योंकि पहले ये छोटे छोटे जीवाणु होते थे जैसे कि बैक्टीरिया। इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल निर्धारित नहीं होता था, एक न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता था। जब सेल डिवाइड होती थी तो किसी में कम जेनेटिक मटेरियल होता था, किसी में ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होता था। तो ये एक अनियमित प्रकार का विभाजन होता है, असूत्री विभाजन। प्रारंभिक जीवाणुओं में पाया जाता है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन द्वारा होता है। इसमें सीधे केंद्रक, जैसे कि ये देखिए एक सेल है, ये थोड़ी इलोंगेट होगी, लंबी हो जाती है। इसके बाद सीधे इसमें पट्ट निर्माण के द्वारा ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि इसमें इन दोनों सेल का जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी या नंबर सेम हो, अलग अलग वेरी करता है कि किस तरीके से डिवीजन हुआ है, इनका शेप क्या है, साइज क्या है। वहीं हम जब समसूत्री विभाजन देखेंगे तो समसूत्री विभाजन जो है ये परोक्ष कोशिका विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज वॉल्थर फ्लेमिंग महोदय ने की। ये तीन फैक्ट जरूर याद रखिएगा। जो कोशिका विभाजन है उसको विर्चो महोदय ने खोजा था, वहीं जो हमारा समसूत्री विभाजन है इसको वॉल्थर फ्लेमिंग महोदय ने इसकी खोज की थी। विजमैन महोदय ने जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, न्यूनकारी विभाजन, उसको खोजा था। जो समसूत्री विभाजन है इसे तारककाय विभाजन भी कहते हैं। सॉरी, समसूत्री विभाजन को परोक्ष विभाजन भी कहते हैं। अब इसकी प्रक्रिया हम देख लेते हैं। आप लोगों को इस साइज में स्लाइड विजिबल हो रही है? एक बार मैसेज कर दीजिए। समसूत्री विभाजन, इसमें इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन की जो प्रक्रिया है वो ये पांच जो चरण है वो केंद्रक विभाजन के चरण हैं। सबसे पहले इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये सीधा सीधा 7 मार्कर, जो पहले 6 मार्कर हुआ करता था, उसमें आधे पेज में लिखने को आया है। जब हम सामान्यतः लिखने जा रहे हैं तो वो एक पेज में जा रहा है। तो इसको एक बार हम देख लेंगे कि शॉर्ट में कैसे लिखना है। केंद्रक विभाजन में इंटरफेज, इसमें क्या होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए,
वो टूट जाता है। कल मैंने बताया था कि जब कोशिका विभाजन होगा तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए टूट जाएगा, थोड़ा मोटा और संकुचित आकार में एक निश्चित आकार में डिवाइड हो जाएगा और गुणसूत्रों का निर्माण कर लेगा। तो इंटरफेज में वही होता है कि डीएनए क्रोमेटिन जाल के रूप में बढ़ रहता है। इसमें जल योजन के कारण क्रोमोसोम स्पष्ट नहीं होते हैं। मतलब ओके, सॉरी, अब विजिबल है? इंटरफेज में हमने देखा था तारक विभाजन हो रहा है। सबसे पहले तारक का, कल मैंने आपको बोला था, ये मैं आपको जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे कि तारक का, मैं आपको कल बताऊंगी। तारक का जो है ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इस पर एक स्थान पर उपस्थित होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है तारक का विभाजन, सेंट्रोसोम डिवीजन। सेंट्रोसोम डिवीजन से हमारी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। डीएनए जो है अभी क्रोमेटिन नेट के रूप में रहेगा और जल योजित रहेगा, जिसके कारण स्पष्ट गुणसूत्र हमें नजर नहीं आएंगे अभी तक। इसके बाद हमारी है प्रोफेज। प्रोफेज इसमें निर्जलीकरण प्रारंभ हो जाएगा। गुणसूत्र डीएनए जो है छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएगा और उसके बाद ये गुणसूत्रों के रूप में हमें अलग अलग नजर आने लगेंगे। इसमें शायद स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से। जब हम नॉर्मल सेल को देखेंगे तो उसमें डीएनए कुछ इस तरीके से इरेगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम देखेंगे कि सेल डिवीजन हो रहा है तो गुणसूत्र कुछ इस तरीके से स्पष्ट नजर आने लगते हैं। हर गुणसूत्र का कुछ अलग शेप होता है। इस तरीके से हमें स्पष्ट गुणसूत्र नजर आएंगे। केंद्रक झिल्ली विलोपित होने लगती है। केंद्रक झिल्ली जो है वो डिसॉल्व होने लगती है इसमें। और तारक रश्मियां, स्पिंडल फाइबर इन्हें इंग्लिश में कहेंगे हम, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाएगा। ये स्पिंडल फाइबर्स कहां से बनेंगे? ये जो हमारा सेंट्रोसोम डिवाइड हुआ था, ये जब पोल्स की तरफ जाएगा, एक सेल जब डिवाइड होगी और पोल्स की तरफ सेंट्रोसोम जाएगा तो उससे कुछ फाइबर्स टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिससे ये जो नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे कि गुणसूत्र मेटाफेज। मेटाफेज को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मेटा टर्म जो है थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिड, कोई चीज मिड में है। तो मेटाफेज स्ट्रक्चर में गुणसूत्र इस तरीके से बीच में लाइन से इकट्ठे हो जाएंगे और जो सेंट्रोसोम डिवाइड हुआ था उसके दोनों जो टुकड़े हैं वो पोल्स पे पहुंच जाएंगे। इनसे कुछ फाइबर्स निकलेंगे और जैसे एक गुणसूत्र ये इस तरीके से होता है, हमने देखा। तो जो नॉर्थ पोल का फाइबर है वो इसके नॉर्थ भाग से आकर के जुड़ेगा, जो साउथ पोल का फाइबर है वो इसके साउथ भाग से आकर के जुड़ेगा। और ये दोनों गुणसूत्र के जो फाइबर्स हैं, ये इनसे जुड़ने से इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। आधा भाग इस पोल पे चला जाएगा, आधा भाग इस पोल पे चला जाएगा। थोड़ा सा टफ है, एक बार हम और इसको देख लेंगे तो याद हो जाएगा। गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा में आ जाते हैं। तर्कुतंतु या स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं। इसके बाद है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में जो ये गुणसूत्र हैं वो टूट करके पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं, ध्रुवों पर जाते हैं। ये जब जाते हैं तो चूंकि इनमें दो भाग होते हैं, तो जब जैसे ये बीच में सेंट्रोसोम है, यहां से गुणसूत्र जुड़ा है, तो ये जो दो विंग्स है ना, ये जिस तरीके से जुड़े रहेंगे, जैसे कि कुछ विंग्स इस तरीके से हैं तो ये वी शेप बन जाएगा, कुछ विंग्स 90 डिग्री पे नजर आएंगे तो ये एल शेप बन जाएगा। तो इस फेज में ये आपका प्रीलिम्स में है, या वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी अगर बाई चांस पूछ ले तो इसी में उनका स्पष्ट शेप नजर आता है कि गुणसूत्र किस शेप में है। एल शेप, वी शेप, जे शेप, आई शेप, अलग अलग शेप में नजर आएंगे गुणसूत्र। ये हो गई आपकी एनाफेज स्टेज। इसके बाद टीलोफेज स्टेज। टीला, किसी भी हम नॉर्मल चीज को टीला कहते हैं ना, कि ये जो अलग अलग होते हैं ऊंचाई पे, तो इस तरीके से ये दो टीले मान लीजिए। तो जब यहाँ पे गुणसूत्र पहुंच गए तो इसको बोला जाएगा टीलोफेज स्टेज।
गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, केंद्रक झिल्ली पुनः बनने लगती है, दो अलग अलग केंद्रक का फॉर्मेशन फिर से होने लगेगा, गुणसूत्र जलयोजन प्रारंभ हो जाएगा। हमने देखा था जलयोजन निर्जलीकरण प्रारंभ होता है प्रोफेज में, इसकी उल्टी प्रोसेस है, जस्ट उल्टी। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली विलोपित होगी और टीलोफेज में केंद्रक झिल्ली बनना स्टार्ट होगी। टीलोफेज प्रोफेज का जस्ट अपोजिट स्टेज है। वहां पे जिस तरह सेल की केंद्रक झिल्ली विलोपित होगी, जो जल वियोजन की क्रिया होगी वो होगी, तो उसका उल्टा इसमें पाया जाता है। फिर आता है आपका साइटोकाइनेसिस। ये जो हमने 5 स्टेजेस देखे, ये केंद्रक विभाजन की स्टेज थी, इसमें आपका केंद्रक विभाजित हो रहा था। वहीं आप जब देखेंगे ये लास्ट स्टेज साइटोकाइनेसिस, इसमें ये केंद्रक बन चुके हैं, टीलोफेज स्टेज तक आपका केंद्रक बन चुका है। अब सिर्फ आपका जो कोशिका द्रव है उसका डिवीजन बचा हुआ है। तो यहाँ पे संकुचन द्वारा इस तरीके से, इसका एक डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपकी सेल थी, इसमें ये 2 केंद्रक बन गए, इसमें यहां से जो है ये सेल सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, जैसे हम 8 बनाते हैं उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और लास्ट में ये 2 अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपकी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। वहां पे सिर्फ एक डायग्राम बनाए क्योंकि हमारे लिए वो सफिशिएंट है नोट्स में, ठीक है। कोशिका द्रव विभाजन होता है। हाँ, अब हमने कल देखा था, कल मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अलग अलग तरीके से होता है। तो पादप जंतु कोशिकाएं जो मैंने अभी बताया वो जंतु कोशिकाओं का, वहीं जबकि पादप कोशिकाएं कुछ इस तरीके की होती हैं, उनमें ये सेल वॉल होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीधा उस तरीके से संकुचन नहीं हो पाता, सेल वॉल कठोर होती है, तो उस तरीके से सेल वॉल तो सिकुड़ नहीं पाएगी, सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ जाती है। तो जंतुओं में सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ गई, 2 अलग अलग सेल में डिवाइड हो गई। वहीं हम देखें कि इसमें क्या होगा, तो इसमें एक पट्ट निर्माण होगा, सीधी सीधी लेयर, और उससे 2 अलग अलग सेल बन जाएंगी। ये प्लांट्स में पाया जाएगा। ये आपको अलग से नहीं बताना है, पर मैंने आपको बता दिया है, कभी बाई चांस यूज में आए तो उसके लिए। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव विभाजित होता है, पादपों में पट्ट निर्माण के द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में संकुचन के द्वारा होता है। 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। समसूत्रीय विभाजन 2 संतति कोशिकाएं बनाता है। ये हो गया, इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। समसूत्रीय विभाजन हमने देखा, इसमें हमने टोटल 6 स्टेज देखी, जिन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन। केंद्रक विभाजन में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज प्रारंभिक स्टेज होगी, इसमें गुणसूत्रों का निर्माण नहीं होगा, क्रोमेटिन नेट के रूप में रहेंगे जो डीएनए। दूसरा, इसमें जल योजित होगा, ठीक है। इसके बाद इंटरफेज के बाद प्रोफेज, प्रोफेज में जल वियोजन की क्रिया, डिहाइड्रोलिसिस की प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। केंद्रक झिल्ली विलोपित होने लगेगी, गुणसूत्र के स्ट्रक्चर बनने लगेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज। मेटाफेज में हमने देखा था मध्य में गुणसूत्र पूरे एक लेयर बना लेंगे, बीच में कोशिका के बीच में लेयर बना लेंगे, और इसी समय पे क्या होगा, दोनों पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे जो कि गुणसूत्रों से जुड़ जाएंगे। गुणसूत्रों से जुड़ जाएंगे और इसके बाद एनाफेज स्टेज, जो गुणसूत्र के टुकड़े हैं वो पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब पोल्स पे पहुंच गए, टीले पे पहुंच गए, मतलब इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप कि टीले पे पहुंच गए, तो टीलोफेज स्टेज, गुणसूत्र वहां पहुंच चुके हैं। तो अब क्या है, हमने देखा प्रोफेज की जस्ट उल्टी, वहां पे जो केंद्रक झिल्ली थी वो विलोपित होना शुरू हुई थी, यहाँ पे हम कहेंगे बनना शुरू हो गई। वहां पे जल वियोजन शुरू हुआ था, यहाँ पे जल योजन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आती है आपकी साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही साइटोकाइनेसिस है। तो इस तरीके से याद कि लास्ट स्टेज साइटोप्लाज्म का डिवीजन, मतलब कोशिका द्रव का विभाजन, तो साइटोकाइनेसिस। ये हो गई क्लियर आप लोगों की? एक बार मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है याद करने में, समझ लेंगे तो लिख पाएंगे इसको। मैंने जितना आवश्यक था वहां पेपर में लिखने के लिए उतने ही वर्ड्स में लिखा है, इतने में इजीली समझ में आ जाता है उन लोगों को। हमें सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में जाएंगे
तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, हम आधे पेज में इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन ना करें। अब है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। ये थोड़ा सा जटिल है, अगर ये कभी भी आया ये 10 नंबर में आएगा, छोटे में ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 चक्र होते हैं। अभी हमने यहाँ देखा था कि एक प्रक्रिया है, इसमें 2 चरण हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट 2 चक्र रहेंगे। जो हमारा इंटरफेस है, उसके बाद जो प्रोफेज रहेगा, इसमें अलग से 5 चरण जुड़ जाएंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये 5 चरण अलग से इसमें ऐड हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्र, इसका नाम क्यों है? क्योंकि सूत्र मतलब गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी हो जाएगी, इसलिए इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। इसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कह रहे हैं। इसकी खोज विजमैन महोदय ने की है। ठीक है, ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि जनन कोशिकाओं में जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, तो मेल और फीमेल सेल मिलकर के द्विगुणित सेल का निर्माण करेगी। तो इसलिए ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। 4 संततियां बनती हैं और ये न्यूनकारी डिवीजन कहलाता है। विश्रामावस्था या इंटरफेज, इसमें 3 स्टेज होती है जो कि हमारे लिए अलग से जरूरी नहीं है, और इंटरफेज में हमें लिखना वही है जो हम उस सेल डिवीजन में लिखेंगे। सिर्फ इसमें प्रोफेज की स्टेज हम थोड़ी सी चेंज करके लिखेंगे, उसको हम देखेंगे। बाकी आपका सेम कंटेंट यही रहेगा जो हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा है। प्रोफेज ये इसकी सबसे लंबी प्रक्रिया होती है, 5 चरणों में होती है। लेप्टोटीन, एक एक 2-2 पॉइंट्स हम इनमें देख लेते हैं। गुणसूत्र लंबे और पतले हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है जाइगोटीन, समसूत्र समजात गुणसूत्र जो है वो जोड़े बना लेते हैं। मेनली जो बायो के स्टूडेंट होंगे उन्हीं को पता रहता है ये चीज। जो गुणसूत्र होते हैं वो हमने देखा है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन वो 23 का जोड़ा होता है। तो जो सेम गुणसूत्र शेप में होते हैं वो यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, तभी हम बोलते हैं 2x गुणसूत्र होते हैं हमारे में। जोड़े बनाते हैं जिन्हें हम बाइवेलेंट्स कहते हैं। सेम गुणसूत्र, सेम शेप के, सेम साइज के जो गुणसूत्र हैं वो 2 गुणसूत्र मिलकर जोड़े बनाएंगे, और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? बाइवेलेंट कह रहे हैं। तंतुओं का या फाइबर्स का निर्माण, जिसे हम स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं, उसका निर्माण यहाँ प्रारंभ हो जाएगा जाइगोटीन स्टेज में। इसके बाद है आपकी पैकाइटिन स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीलिम्स में एज अ फैक्ट भी आ सकता है। इसमें जो 2 फैक्ट है इंपॉर्टेंट, एक क्रॉसिंग ओवर वर्ड आपने पढ़ा होगा और दूसरा आपने पढ़ा होगा जीन विनिमय। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसको मैं एक तरीके से यहाँ बता देती हूँ आपको। ये आपका एक गुणसूत्र है, ये इसी का बाइवेलेंट गुणसूत्र हम दूसरा बना रहे हैं, मतलब सेम शेप का गुणसूत्र। ये यहाँ पे जो गुणसूत्र एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये पार्ट, जैसे इस गुणसूत्र का ये पार्ट है वो इस गुणसूत्र से जुड़ जाएगा, और इस गुणसूत्र का जो ये पार्ट है वो इसकी जगह इससे जुड़ जाएगा। मतलब दोनों के जो थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और चूंकि ये पार्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसीलिए इसे जीन एक्सचेंज या जीन विनिमय कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ डीएनए कंटेंट होगा, कुछ इसमें डीएनए कंटेंट होगा। तो जब ये गुणसूत्र आपस में डीएनए कंटेंट एक्सचेंज करेंगे तो जीन क्या है? डीएनए के छोटे टुकड़े। तो जब ये एक्सचेंज होंगे तो इसी को हम कह रहे हैं जीन एक्सचेंज या जीन विनिमय। ठीक है, ये हो गई आपकी पैकाइटिन स्टेज। इसके बाद है डिप्लोटीन। गुणसूत्र एक्स रूप में नजर आने लगते हैं, मतलब स्पष्ट नजर आने लगते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर होना था वो कंप्लीट हो जाता है और गुणसूत्र अपना पूरा आकार ले लेते हैं, लेकिन उलझे हुए रहते हैं, जिन्हें कियाज्मेटा कहते हैं। एक्सचेंज हो गए हैं लेकिन अभी भी वो एक दूसरे के पास स्थित हैं, एक दूसरे के पास स्थित है, इसी को हम कियाज्मेटा कहते हैं। इनको सिर्फ आप टर्म्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या मैथ्स के हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। मैम ये टफ लग रहा है थोड़ा सा टफ है, हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे।
लेकिन इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी समसूत्री विभाजन आ चुका है, संभावना है कि ये 10 नंबर में कभी अर्धसूत्री विभाजन पूछा जाए। अर्धसूत्री विभाजन 10 नंबर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें दो चरण अलग अलग हैं, दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो वो ऑलरेडी बड़ा है बहुत, तो आधा पेज का कंटेंट वो नहीं बना पाएगा। टफ है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। डायकाइनेसिस केंद्रक की जो झिल्ली है वो लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है, तर्कु तंतुओं का स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आपने समझा पूरा यही आपको यहाँ पे लिखना है। सिर्फ आपको अर्धसूत्री विभाजन में वो 5 चरण पढ़ने हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटिन सॉरी, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, जो 5 चरण है वो यहाँ पे पढ़ना है, बाकी पूरा यही है। तो इस अलग से आप अगर इसको सोचेंगे कि अलग से है तो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। फिर है इंटरफेस सेकंड, यहाँ पे कुछ स्पेशल होता है इसलिए हम इंटरफेस सेकंड अलग से देखेंगे। डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है इसमें, कोशिका सॉरी ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया, क्योंकि ऑलरेडी द्विगुणन कहाँ हो चुका है, फर्स्ट वाली स्टेज में, इसलिए हमें सेकंड स्टेज में द्विगुणन की जरूरत नहीं होती है। अब इसको मैं अलग से डायग्राम में एक बार और बता देती हूँ आपको, तो आप थोड़ा सा इजी हो जाएगा। समसूत्री विभाजन पहले ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, मैसेज बता, जो हमने पहला वाला पढ़ा था जिसमें 2 सेल बन रही थी, मैसेज कीजिए प्लीज। अंबिका सोलंकी, टफ तो है बेटा, क्या करें, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। और बायो या मैथ्स में ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल कैलकुलेटिव मार्किंग वाला टॉपिक है, तो अगर आपने इसको ऐसा का ऐसा बता दिया तो संभावना है कि आपको 10 में से 8 नंबर 9 नंबर तक मिल जाए। पहले तो स्टेज याद कर लीजिएगा, इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और डायकाइनेसिस। ठीक है, 6 स्टेज हैं जिसमें से 5 स्टेज केंद्रक विभाजन की है, एक साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन की है। इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें जो एक सेल है, इससे 2 सेल जब बनेंगी तो यहाँ पे गुणसूत्र का द्विगुणन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी द्विगुणन हो रहा है, तो डबल हो जाएगी। जब ये 2 सेल में जाएंगे तो बराबर रहेगी दोनों में। लेकिन जब यहाँ पे हमने मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेस सेकंड है उसमें गुणसूत्रों का द्विगुणन नहीं होता है, मतलब उनकी संख्या डबल नहीं होती है, तो यहां से इसका पर्टिकुलर डिवीजन होके जो सेल बनेंगी 2, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोशिका के कार्य एक टॉपिक है, कभी 2 नंबर में या 7 नंबर में आ सकता है। कोशिका कार्य, कोशिका क्या है, जीवों की जो इकाई है जिससे कोई भी ऑर्गन, पहले तो सेल, सेल से ऊतक, ऊतक से ऑर्गन, ऑर्गन से जीव, ये एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या है, सबसे छोटी यूनिट सेल, सेल जब मिलेगी तो टिश्यू बनाएगी, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन जब मिलेंगे तो एक बॉडी बनती है। सेल का कार्य जीव की इकाई है, ऊतकों का निर्माण करती है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण करती है, क्योंकि पादप कोशिका में हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था पावर हाउस ऑफ द सेल, श्वसन की प्रक्रिया इसमें होती है। उत्सर्जन का काम भी करती है, लेकिन कहाँ, कुछ जीवों में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन का कार्य भी सेल के ही माध्यम से होता है। फिर जनन प्रक्रिया का मुख्य भाग है ये, तो ये होगा आपके
5 कार्य। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में आपके जो सिलेबस है उसमें सूक्ष्म जीव, उनकी संरचना और उनके प्रकार दिए हुए हैं। मैम समझ में आ रहा है? ओके ओके श्रेया। सूक्ष्म जीव, हमें सूक्ष्म जीव में मेनली कौन कौन से देखने हैं? हम 4 से 5 सूक्ष्म जीव के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी और ये अपना साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले हम चलते हैं जीवाणुओं की तरफ। जीवाणु, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसमें से शैवाल जो है वो प्लांट कैटेगरी स्वपोषी में जाएगा, प्लांट कैटेगरी में, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वायरस जो है ये सजीव निर्जीव दोनों में आ जाएगा। प्रोटोजोआ जो है एक प्रकार का सूक्ष्मतम जंतु है, जीवाणु, रोगकारक हम जानते ही हैं। इसके अलावा कवक, कवक और शैवाल, इनका स्ट्रक्चर लगभग सेम रहेगा, लेकिन इनमें अंतर ये रहेगा, कवक में जो है आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए ये स्वपोषी नहीं होता है, ये परपोषी प्रकार का होता है। वहीं शैवाल हमारा स्वपोषी होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। जीवाणु, जीवाणु एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है। तो प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था, प्रो मतलब प्रारंभिक, कैरियोट मतलब केंद्रक। तो जीवाणुओं का केंद्रक प्रारंभिक केंद्रक रहेगा, मतलब इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होगी। जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्रीली सेल में उपस्थित होगा। जीवाणु एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, मेनली प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये। इसका अध्ययन जो है वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जिसके फादर ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, मिस्टर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज की थी। जीवाणुओं की विशेषताएं क्या हैं, या इन्हीं को हम स्ट्रक्चर स्पेशलिटीज कह देते हैं कि स्ट्रक्चरल विशेषताएं क्या हैं इनकी। तो कोशिका भित्ति जो है जीवाणुओं की काइटिन की बनी हुई होती है। केंद्रक का अभाव होता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि जैसे ये सेल है तो इसमें जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ होता है। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ इस तरीके का गोल शेप में, उसको हम प्लाज्मेट कह देते हैं। तो इस तरीके से चूंकि जेनेटिक मटेरियल फ्रीली है, इसलिए हम कहते हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। हालांकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता लगभग सेंटर में ही है। आप ये कहें कि जाके सेल मेम्ब्रेन के पास इकट्ठा रहे, नहीं, वो लगभग केंद्र में ही होगा, लेकिन चूंकि मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए हम कहते हैं कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है। इसके बाद है परजीवी प्रकार के, परजीवी मृतोपजीवी एवं सहजीवी प्रकार के होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, तो इसमें भी नहीं होते हैं, कॉमन सा है। इनमें जनन की प्रक्रिया विखंडन द्वारा होती है। विखंडन क्या है? विखंडन जो असूत्री विभाजन है ना, उसी को विखंडन कहते हैं। जब 2 भागों में टूटता है तो विखंडन हो जाता है, जब बहुत सारे भागों में टूटता है तो बहुल विभाजन हो जाता है, मतलब उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन रहता वो असूत्री विभाजन ही है। इसके बाद इनके प्रकार, बेसिलस, कोकस, स्पाइरलम और कोमाशेप, 4 मेनली हम देखेंगे। सॉरी गाइस, टाइम हो चुका है, तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। चल लेना, कितना टाइम? ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिलस, बेसिलस जो होते हैं, पहले तो इनके नाम याद कर लीजिए, बेसिलस, कोकस, सर्पिलाकार या स्पाइरल और कोमाशेप। बेसिलस मतलब छड़, इस तरीके के जो होते हैं। दूध का बैक्टीरिया का भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, आप इनको गूगल करके अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। बेसिलस जो होते हैं वो छड़ाकार होते हैं, ठीक है। कोकस जो होते हैं वो गोल होते हैं,
इस तरीके से। फिर इसके बाद आता है आपका स्पाइरलम। स्पाइरलम सर्पिलाकार, जो इस तरीके से होते हैं, वो स्पाइरलम में आ जाते हैं। कॉमा शेप, हम कॉमा लगाते हैं हिंदी इंग्लिश में, इस शेप के जो होते हैं वो कॉमा। सिर्फ इनके शेप के आधार पे इनके नाम है बैसिलस, कोकस, स्पाइरलम और कॉमा शेप। एग्जाम्पल में बैसिलस में बैसिलस थुरिनजेनेसिस या फिर लैक्टोबैसिलस भी आप यूज कर सकते हैं। कोकस में डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनिया का है। सर्पिलाकार में स्पाइरलम में एजोस्पाइरलम, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। कॉमा शेप में विब्रियो कॉमा या विब्रियो कॉलेरी भी जिसको हम कहते हैं, उसी को विब्रियो कॉमा भी कहा जाता है क्योंकि वो कॉमा शेप होता है। और कॉलरा हैजा फैलाता है इसलिए उसको विब्रियो कॉलेरी भी बोल दिया जाता है। इसके बाद आता है इनमें पोषण की प्रक्रिया कैसी होती है। पोषण सामान्यतः दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी और मृतोपजीवी। स्वपोषी में हम देखते हैं इसमें दोनों प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरियाज होते हैं वो, और कुछ रसायन संश्लेषी जो रसायनों का उपयोग करके, रसायनों के संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उनको रसायन संश्लेषी में रखा जाता है। रोडोस्पाइरिलम जो है एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होता है। वहीं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं, वो दोनों रसायन संश्लेषी होते हैं क्योंकि वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स इनका उपयोग करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, आपका 2 मार्कर के लिए काम आएंगे। फिर है विषमपोषी, इसमें परजीवी होता है एक पैरासाइट, जैसे हम कहते हैं मलेरिया का परजीवी से हमें मलेरिया होता है, मतलब हमें क्या हुआ, नुकसान, हमारी तबीयत खराब हो गई, लेकिन उस परजीवी को क्या मिला, वृद्धि करने के लिए, गुणन करने के लिए एक बॉडी मिली, एक सेल मिला। तो इसलिए इसमें जो दोनों जीवों के बीच संबंध होता है उसमें एक जीव को पॉजिटिव रहता है, एक जीव नेगेटिव रहता है, मतलब एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। ये मेनली रोग कारक होते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या फिर आप किसी भी बैक्टीरिया जो आपके रोग कारक हैं, डिप्लोकोकस निमोनी है या आप साल्मोनेला टाइफी है, कोई भी बैक्टीरिया लेंगे वो जो हमें रोग उत्पन्न कर रहे हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। फिर इसके बाद है आपका सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध साथ साथ चल रहे हैं, दोनों को इसमें फायदा होगा, दोनों पॉजिटिव रिलेशन में रहेंगे। राइजोबियम कैसे, राइजोबियम जीवाणु जो है, जो लेग्यूमिनेसिस कुल की जो वो होते हैं प्लांट्स, उनकी जड़ों में पाया जाता है और वो जड़ों को न्यूट्रिएंट्स देता है। जो आपकी जमीन है उससे न्यूट्रिएंट्स, मेनली कौन सा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की फिक्सेशन प्रोसेस के द्वारा वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। वहीं राइजोबियम को क्या फायदा है, उसे आवास मिल रहा है, प्लस प्लांट का जो फूड रहता है वो उसका उपयोग करता है। तो ये एक सहजीवी संबंध हो गया। इसके बाद आता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी लैक्टोबैसिलस, थोड़ा सा ऐसा आपको नहीं लगा कि दही मृतोपजीवी जीवाणु के द्वारा बन रहा है? आप लोग यदि कभी उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे दही की, कीजिएगा मत, वरना जीवन में कभी खा नहीं पाएंगे उसे। मतलब दही कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो जीवाणु है ना, ये उसमें आपको दिखाई देंगे, और कुछ जो दूध का जो केसिन प्रोटीन होता है वो थक्के के रूप में इकट्ठा हो जाता है, वो होता है हमारा दही। ये एक प्रकार का मृतोपजीवी जीव है लैक्टोबैसिलस। इसके बाद हम देखते हैं प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधियों में आपने सेल डिवीजन देखा, सेल डिवीजन में हमने जो अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था, उसी के माध्यम से दो जब युग्मक बनते हैं तो उनमें निषेचन की प्रक्रिया से जो
सेल जाइगोट बनता है, वो प्रक्रिया आपकी कौन सी होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। वहीं जब बिना निषेचन के जाइगोट का निर्माण होता है तो वो अलैंगिक जनन हो जाता है। इसके अलावा होती है एक कायक जनन की प्रक्रिया, जैसे कि हम कलम लगाते हैं प्लांट्स में। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा गुलाब की या कनेर की हम जो कलम यूज करते हैं, वो कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से जीवाणुओं में भी पाई जाती है अलैंगिक जनन, इसमें द्विभाजन के द्वारा होता है। कोनेडिया निर्माण होता है इसमें। कोनेडिया एक तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नॉर्मली, जैसे ये आपकी सेल है तो इसका एक भाग जो है वो छोटे छोटे गोलाकार टुकड़ों में टूट जाएगा, और यही कोनिडिया बाद में एक तरीके से हम कहते हैं अनिषेचित बीज, यही कोनिडिया से नेक्स्ट बैक्टीरिया बनेगा। अंतः बीजाणु का निर्माण भी होता है, किसी बैक्टीरिया में कोनिडिया बन जाता है, किसी में वही बीजाणु बन जाता है, अलग अलग नाम हम इनको दे देते हैं। लैंगिक जनन, निषेचन अनुवांशिक पदार्थ का, इनमें निषेचन नहीं होता है बल्कि अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, दो सेल के बीच जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए है उसका एक्सचेंज। हाँ, इसमें कंपलसरी नहीं है कि डीएनए ही हो, आरएनए भी कुछ सेल्स में होता है, वो जब हम आगे देखेंगे तब उस चीज को देख लेंगे कि किस में आरएनए होता है किस में डीएनए, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके एक्सचेंज के थ्रू आपका लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके प्रभाव, बस लास्ट टॉपिक हमारा देख लेते हैं हम, इनके प्रभाव क्या होते हैं। कोई भी चीज हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं उनके। तो इनमें हम देखते हैं सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने राइजोबियम देखा या एजोटोबैक्टर देखा, ये जो है मृदा में होते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। दूध से दही हम लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं। सिरका बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी का यूज किया जाता है। तंबाकू के क्यूरिंग, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसमें हम बैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, बैसिलस मेगाथोनियम माइकोको, बैसिलस और मेगाथोनियम माइकोकोकस, ये दो अलग अलग बैक्टीरिया, इनका यूज किया जाता है। चाय की पत्ती की क्यूरिंग में हम माइक्रोकोकस कैंडिडस का यूज करते हैं। फिर इसके बाद रेशो की रेंचिंग या रेटिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक बनाने में जितने भी एंटीबायोटिक हैं, जो उनका नाम है उसी से रिलेटेड जो बैक्टीरिया है उसी से बनाए जाते हैं वो, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस से बनाया जाता है, क्लोरोमाइसिन क्लोरोमाइसिटिन से बनाया जाता है। और अब से जितना भी हम देखते हैं कि गीला जो हमारा कचरा होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट में हम देखते हैं तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न करता है, जैसे कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो भोजन में स्मेल आती है, हम कहते हैं भोजन खराब हो गया है, वो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, लिनियम के कारण होता है। इसके बाद है विनाइट्रीकरण, तो बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस के द्वारा होता है। पादप रोग और जंतु रोग, पादप रोग में सिट्रस कैंकर या नींबू का कैंकर रोग, जंतुमोनास सिट्री के द्वारा होता है। गेहूं का टुंडू रोग कोरोनाबैक्टीरियम ट्रिटिकी के द्वारा होता है। चावल का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। थोड़े से नाम टफ हैं, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे आप लोगों को। इसके बाद कुछ जंतु रोग, एक दो मैंने डाले हैं, बाकी जब आप ह्यूमन डिसीज पढ़ेंगे तो अपन इसमें से मैक्सिमम जो डिसीज कवर करेंगे उनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मैंने दो अलग अलग जीवों के एग्जाम्पल लेना सही समझा, इसलिए मैंने भेड़ का एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस और मानव में हैजा विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखेंगे, और कल हम जैविक कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बाकी कल मैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है उसको मैं अलग से आपको स्ट्रक्चर बना के बता दूंगी, जिससे कि आप इजीली उसको बना पाए, क्योंकि हमारे इसमें स्पेशली मेंशन है स्ट्रक्चर,
या संरचना सूक्ष्म जीवों की। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। विनाइट्रीकरण क्या है? सर ये नहीं हो रही, एंड यहीं से करना है ना, ये वाला। ओके